नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय। रवीश कुमार की दूसरी पारी सरकार पर होगी कितनी भारी। दूसरा, G20 अध्यक्षता कौन सी उपलब्धि है। तीसरा, क्या गहलोत सचिन पक्के दोस्त बन गए हैं। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि आपको एक छोटी रकम हर महीने हमें मेंबरशिप के रूप में आप देंगे, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम, एक बार एक मुश्त भी हमारा आप एक आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में आसानी रहती है। तो सबसे पहली बात, रवीश कुमार की दूसरी पारी सरकार पर होगी कितनी भारी। कल तमाम अटकलें थी। मैं ये मान के चल रहा था कि रवीश कुमार रिजाइन नहीं करेंगे, लेकिन रात में रवीश कुमार जो प्राइम टाइम का करीब करीब समय होता है उसी समय उन्होंने रिजाइन करने की अपनी घोषणा कर दी। रवीश कुमार ने रिजाइन करने के बाद एक इमोशनल, उनका क्या मतलब, इमोशनल हो गए हैं क्योंकि लोगों को भी लग रहा है, लोग एक उनसे कनेक्ट मान रहे थे, बहुत दिनों से ये मान रहे थे कि बात सुनते थे, और खास करके पिछले 7-8 वर्षों में वो एक तरह से प्रतिपक्ष की आवाज़ बन गए थे, और उनको कहीं ना कहीं आम आदमी को लगता था कि अगर हमारी बात कोई कहता है, कोई बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी उसके अगर कहता है, तो रवीश कुमार उसके एक तरह से प्रवक्ता बन गए थे। कल जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उसके बाद उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है, और वो इमोशनल वीडियो है। इमोशनल इस तरह से कि उन्होंने कोई नहीं, लेकिन अगर कोई एक इतनी लंबी पारी खेल के अगर उस संस्थान से निकल रहा है, बहुत से लोग हैं, हालांकि मैंने तो एक नौकरी की, उसके बाद दूसरी नौकरी नहीं की, लेकिन बहुत से लोग एक नौकरी करते हैं फिर दूसरी नौकरी में जाते हैं, तो एक संस्थान से छूटने का होता है, लेकिन फिर संस्थान के लोगों को लगता है कि नहीं, बेटर फ्यूचर है, आगे अच्छी जगह जा रहे हैं, लोगों की सद्भावना होती है, बधाई होती है। जिन हालात में रवीश कुमार एनडीटीवी छोड़ रहे हैं वो थोड़ा मुश्किल है, और मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको ये कह सकता हूँ कि जिस व्यक्ति का जो पहली नौकरी होती है ना, वो उसके, जिसको कहते हैं ना, प्रथम प्यार की तरह होती है, और उसका कारण ये बहुत इमोशनल अटैचमेंट होता है। आदमी बहुत कुछ सीखता है। मतलब जब मैं पहली नौकरी किया तो मुझे ये नहीं पता था कि फाइल अगर आपको कोई देखनी है तो पीछे से देखनी चाहिए, आगे तो नए पेपर लगे रहते हैं। ये मैं एक बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। तो आदमी ABCD क ख ग घ से नौकरी में चीज़ें सीखना शुरू करता है। पढ़ के तो बहुत कुछ आया रहता है। रवीश कुमार ने उसमें जिस बताया कि अगस्त 96 में वो एनडीटीवी आए, और शुरू में उनको डाक छाटने का काम दिया गया था कि अलग अलग डाक छाट के उनको ग्रुप वाइज बना के वो देते थे। फिर धीरे धीरे वो अनुवादक हो गए, अंग्रेजी से हिंदी का अनुवाद करते थे। और इन सब में जब वो लगातार, एक चीज़ रवीश कुमार की अच्छी रही कि कल के वीडियो में वो अपनी जो भी बात कर रहे थे उसका केंद्र बिंदु वो अपने दर्शकों को लगातार बनाए रखें। दूसरा, वो लगातार ये कहते रहे कि ये टीम वर्क है, जब अच्छी टीम होती है तो ये अच्छा काम हो रहा था, आपको सामने मैं दिखाई देता था, लेकिन इसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत। और फिर उन्होंने बहुत से लोगों को एक्नॉलेज किया, नाम से नहीं, उन्होंने कहा कि ये तो एक लंबी कहानी है, जो अब तो यही कहानी सुनाने का टाइम है और आपको सुनाता रहूँगा। लेकिन उनका कहना ये था कि बहुत से लोग उनके जहाँ पे भी आज वो पहुँचे हैं उसमें बहुत से लोगों का बड़ा बड़ा योगदान रहा है। उनका प्राइम टाइम की बात करते हुए थोड़ा मतलब इमोशनल हो गए थे प्राइम टाइम, क्योंकि अब एक घर घर की बात प्राइम टाइम हो गया था। उन्होंने प्रणव रॉय को कहा, डॉक्टर प्रणव रॉय और राधिका रॉय जी के प्रति उन्होंने कहा कि अगर वो इस तरह से मुझे ओपन फील्ड नहीं दिए होते, अगर ये संस्थान मुझे इस तरह से इंडिपेंडेंस नहीं दिया होता तो मैं ये नहीं कर पाता। उन्होंने ये भी कहा कि आज मैं किसी इंडिविजुअल को थैंक यू नहीं बोल रहा हूँ, वो मैं बाद में करूँगा, लेकिन काम करने की आज़ादी उन्होंने बहुत ज़्यादा दी। और कुछ चीज़ें उन्होंने अच्छी कही, और जो शायद चूँकि इतना अनुभव है उनका, उनके आर्टिकुलेट हैं, अपनी बात को जिस ढंग से कहते हैं सामने वाले आदमी तक पूरी बात पहुंचा देते हैं। उन्होंने कहा मेरा दर्शक ही मेरा संपादक है। और उन्होंने ये भी कहा कि धीरे धीरे क्या होता जा रहा था कि संस्थान की जगह दर्शक लेने लगा था, क्योंकि पहले संस्थान के 4 वॉल्स में काम करते थे, अब दर्शक वो हो गया था। वो कुछ चीज़ें उन्होंने कहा कि टफ टाइम्स हैं, मुश्किल समय है, चीज़ें पहले भी रहा था लेकिन अब जैसा मुश्किल समय पहले कभी नहीं रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र भले ही खत्म हो जाए, लेकिन लोकतंत्र की चाहत तो कभी जीवन में किसी आदमी की, चाहे वो गुलाम रहा तब भी नहीं रहती है, खत्म होती है। अपने लिए उन्होंने कहा कि वो तो मूल रूप से टेस्ट मैच के खिलाड़ी हैं, पिच पे कितनी देर टिके रहना ये उनकी वो है,
लेकिन जब पिछी गायब कर दी गई और उन्होंने कहा कि अब तो T20 खेलने वाले लोग आ गए हैं, तो उसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जब इस पर भी आगे बात करेंगे कि क्या अभी रवीश कुमार की पारी इज ओवर और ही इज अनदर सेकेंड इनिंग टू गो। उन्होंने एक बात इनडायरेक्टली अडानी पे भी कही कि जो जगत सेठ लोग हैं और जो ये कहते हैं कि पत्रकारिता का भला करूंगा और अपनी जेब में डॉलर रखें, आपकी जेब में चवन्नी रखें, इस तरह की बात, पत्रकारिता का भला करने की बात ऐसे लोग कह रहे हैं और वो मजाक की बात भी लगती है जब अडानी जी कहते हैं कि मैं पत्रकारिता का भला करूंगा और दुनिया में एक ऐसा वो करूंगा जिससे क्रेडिबल पत्रकारिता बने। मालूम नहीं, क्योंकि ये सब अगर क्रेडिबल पत्रकार हो जाएगा तो अडानी जी नहीं रहेंगे। जिस तरह का उनका बिजनेस है वो एक दूसरे से के पूरक नहीं है। तो उन्होंने ये भी एक विषय उठाया छोटा सा कि हिंदी के पत्रकार आसमान क्यों नहीं छू सकते हैं, और फिर उन्होंने हिंदी के इस पे भी जोर दिया कि मुझे बहुत से भाषाओं, मैं हिंदी में वो था, उन्होंने कहा मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं, मैं भोजपुरी बोलता हूँ, लेकिन हिंदी में मैंने सीखा, हिंदी मैंने किया, और हिंदी में मुझे हिंदुस्तान की सारी भाषाओं के लोगों ने मेरे बातों का उन्होंने ट्रांसलेट किया, कुछ बातें थी जो उन्होंने ट्रांसलेट करके मुझे हिंदी में दी। तो वो दोनों तरफ से संवाद की बात कर रहे थे। वो इस रेफरेंस में कह रहे थे कि जैसे आज कि एक अंग्रेजी जो पत्रकार है वो अपने को बड़ा मानता है, बेटर मानता है, उस पे भी उन्होंने कुछ बोला। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पीछे जो लोग खड़े थे मैंने उनको जानने की कोशिश की है। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि जनता का, उन्होंने कहा आम जन का जो विश्वास और जो समझ है, उनका कहना है कि इसका मैं कायल हो गया हूँ, क्योंकि वो लोग हैं। ये भी उन्होंने कहा, और वो इशारा बिल्कुल साफ है कि कुछ लोगों को का ये विश्वास है कि उन्होंने तंत्र पर कब्जा कर लिया है, जो इस समय की मशीनरी है जो वो है उस पर तंत्र पर कब्जा कर लिया है। लेकिन ठीक है, रवीश कुमार के बारे में इतना ही कहना अभी वो रहेगा। अभी ही हैज टेकन अ ब्रेक, उन्होंने एक निर्णय ले लिया है एनडीटीवी छोड़ के। उनका जो अपना चैनल है उसके बारे में बता दूं कि उनके शायद कुछ 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर थे आज सुबह या रात में, और अब उनके शायद 1 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर हैं। उनके व्यूज़ जो हैं वो पिछले 6 घंटे में 13-14 लाख व्यूज़ हो चुके हैं। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि उनको अगर आज सुनने के वाले बहुत से लोग हैं जो उनको सुनेंगे, क्योंकि रवीश कुमार अपने ब्रांड से भी बड़ा नाम हो गए थे। जैसे मोदी जी के लिए नहीं कहते मोदी जी बीजेपी से बड़े नाम हो गए हैं, उसी तरह से रवीश कुमार एनडीटीवी से बड़ा नाम हो गए थे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर आज उनको पैसा चाहिए स्टार्टअप के लिए या कुछ एक नया शुरू करने के लिए, तो वो कहें तो उनको शायद कुछ घंटों में बहुत पैसा आ जाएगा। और बहुत पैसा जब मैं बोल रहा हूँ कई 100 करोड़ की बातें मैं कर रहा हूँ, इस तरह का आ सकता है। लेकिन जो हाल के दिनों में जिस मुकाम पे वो पहुंच गए हैं उस पर मेरे ख्याल में ये सब बातें उनके लिए बहुत छोटी रह गई हैं। लेकिन रवीश कुमार का सबको एक कम से कम जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, राइट टू एक्सप्रेशन पे विश्वास करते हैं, फ्री प्रेस में विश्वास करते हैं, उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि रवीश कुमार की सेकेंड इनिंग बाकी है, और किसी भी व्यक्ति की सेकेंड इनिंग मोर मैच्योर, ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा रणनीतिक रूप से वो रहती है। तो हम सब लोगों को रवीश कुमार की दूसरी इनिंग का ज़रूर इंतजार रहेगा। अब मैं जरा बात कर लूँ, ये G20 अध्यक्षता कौन सी उपलब्धि है। ये मैं इस रेफरेंस में कह रहा हूँ क्योंकि आज आपको मैं अभी दिखा भी देता हूँ। आज सारे पेपर में एक फुल पेज ऐड छपा है, फुल पेज ऐड छपा है सारे पेपर्स में। उसमें हमारे मोदी जी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिगर एम्बिशंस और G20 के वो जो प्रेसिडेंटशिप मिली है, अध्यक्षता मिली है, उस पर बहुत बात करते हैं कि क्या अध्यक्षता मिल गई। और तो जरा ये समझ लीजिए क्या ये उपलब्धि है, मतलब इज इट एन अचीवमेंट। तो उस रेफरेंस में मैं आपको बता दूं कि G20 पहले समझ लीजिए क्या है। G20 इंटर गवर्नमेंटल एक फोरम है अलग अलग देशों का, टू एड्रेस द ग्लोबल इकॉनमी, जो विश्व की इकॉनमी है, आर्थिक है, उसको एड्रेस करता है ये फोरम, जिसमें 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन है, तो टोटल 20 ये हैं। इसका जो टोटल वर्किंग प्रोडक्ट है, दुनिया का जो पूरा ग्लोबल वर्किंग जो वो है, 80% इन लोग हैं। ग्लोबल पॉपुलेशन का करीब 2/3 ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये 20 लोग। ग्लोबल जो लैंड एरिया है वो 60% इन लोगों का है। अब क्या है कि ये समझ लीजिए कि जो हमारी प्रेसिडेंटशिप आई, जिसको हम लोग पूरा फुल पेज ऐड है, ये टर्न वाइज हर कंट्री को इसको होस्ट करना होता है। मतलब 2010 में, उससे पहले ये एनुअल नहीं होती थी। 2010 से हुआ कि हर साल ये एक वो होगी, कभी साल में 2 हो जाती थी, कभी 1 साल का गैप हो जाता था। अच्छा, जो देश होस्ट करता है उसी का जो गवर्नमेंट हेड होता है, उस साल का प्रेसिडेंट उसी को नियुक्त किया जाता है। ये ऑलरेडी चल रहा है, वो घोषित हो जाता है। अच्छा,
जो प्रेसिडेंशियल वो है, वो एक चीज फिर से समझ लीजिए, उसका जो टर्म है वो 1 दिसंबर से 30 नवंबर तक फिक्स है। जो भी प्रेसिडेंट बन रहा है हमसे पहले, ये टोटल 20 लोग हैं इसमें, 19 देश, यूरोपियन यूनियन 20वीं, हमसे पहले 16 देश ऑलरेडी इसकी मेजबानी भी कर चुके हैं और इसकी अध्यक्षता भी कर चुके हैं। हम 17वें बार में, हमारा नंबर थोड़ा लेट आ रहा है, हालांकि 17 बार हो चुकी है, उसमें से यूएस ने 2 बार किया है, बाकी सब 15 और देशों ने, मतलब टोटल 16 देशों ने अभी तक इसकी मेजबानी कर चुके हैं। हम 17वें नंबर पे हैं। हमारे बाद 2 देश और, ब्राजील 2024 में वो मेजबानी करेगा, साउथ अफ्रीका 2025 में करेगा। तो हम कतार में पीछे थे, कोई हम, वी आर नॉट द फर्स्ट वन, बिल्कुल पीछे हैं। एक चीज और समझ लीजिए कि आज क्या था ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इंडिया इसको होस्ट करेगा दिल्ली में प्रगति मैदान में 9 और 10 सितंबर 2023 में। ये सब कुछ आ गया है, आज एक फुल पेज का ऐड इस पे निकाला गया है, करोड़ों के विज्ञापन पे खर्च किए गए होंगे। ये जो ऐड है फुल पेज, मतलब जैकेट जिसको बोलते हैं भाषा में, फ्रंट पेज, इसमें करोड़ों रुपए लगे होंगे। और ये क्यों खर्च किया गया है? क्योंकि आज कारण सिर्फ एक है जो बिल्कुल साफ है, आपदा में अवसर, हर चीज में चुनाव, हर चीज में चुनाव। आज गुजरात में चुनाव है, वोट है, तो कुछ ऐसा करो, मतलब ये दिखाओ लोगों को कि क्या अचीवमेंट हुआ है। कुछ चीजें मैं अपने, मेरे 1-2 मित्र हैं डीएम रहे हैं, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा भैया, मैंने कहा कि आप लोग जैसे आप डीएम होते हैं तो आप कोई आप किसी कमेटी के चेयरमैन होते हैं? उन्होंने कहा कम से कम 60 कमेटियों के चेयरमैन होते हैं जिले में। तब ढोल मजीरा बजाने लगी है कि चेयरमैन हो गए, चेयरमैन हो गए, चेयरमैन। अरे भाई, चेयरमैन एक्स ऑफिशियो है क्या? क्योंकि ये रोटेशनल बेसिस पे सदारत मिल रही है। ये कोई ये नहीं कि आपने अचीव किया, बढ़िया बोले, वो हुआ, कोई नहीं। तो किस बात का एडवर्टीजमेंट है? एक चीज मैं और बता दूं, क्योंकि ये चार्ट G20 का जो विकिपीडिया पेज है वहीं से मैंने लिया, वहीं से मैं आपको दिखा दे रहा हूं। अचीवमेंट जब आप कह रहे हैं कि आपने बहुत बड़ा G20 का काम किया है, उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है सारे उन 20 देशों का, उसमें इंडिया 20वें स्थान पे है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स G20 में 20वें स्थान पे हैं, 0.633 के स्कोर के साथ। एक स्कोर 1 इज कंप्लीट, 0.63, आप 20वें स्थान पे हैं। आप पीपीपी बेसिस पे जीडीपी जो पर कैपिटा है $, 8,293, आप 20वें स्थान पे हैं। आप पॉपुलेशन एरिया जिसमें आपका कोई योगदान नहीं है, उसमें आप ऊपर हैं, लेकिन जो डायरेक्टली सरकार जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी, उस पर 20वें स्थान पे, पूरी जमात में आप सबसे नीचे खड़े हुए हैं। ये अचीवमेंट है, इसकी उपलब्धि है, इसका एडवर्टीजमेंट है। क्योंकि मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूं। बस हाँ, एक चीज जरूर बता दूं जिससे जनमानस भी थोड़ा खुश हो जाए, हर बार नहीं। पाकिस्तान जो है वो इसका सदस्य नहीं है, और इसलिए पाकिस्तान को हमने सदस्य बनने नहीं दिया, और इसलिए आप मोदी जी की पार्टी को वोट दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान को दूर रखा, पाकिस्तान के नापाक इरादे G20 में नहीं घुस पाए। तो पाकिस्तान अगर G20 में नहीं है तो ये मतलब हमारे जो नेतृत्व है उसकी एक बड़ी भारी जीत है। तो अब बड़ी भारी जीत है आज। हालांकि मेरा तो जब आप सुनेंगे तब तक तो आप लोग वोट दे चुके होंगे आज का, लेकिन फिर भी अगर हो सके कोई रास्ता जिससे वोट कुछ कर सकें, कोई मान लीजिए भूला भटका कोई एक नई आ जाए कि भाई जो वोट भूल गया है कल उसको दे सकते हैं, कोई कुछ भी बात हो सकती है अब तो वोट आप उसी को दीजिएगा जिसने पाकिस्तान को G20 में आने से रोका था। खैर, अब तीसरी बात, क्या गहलोत सचिन पक्के दोस्त बन गए हैं? ये मैं इस रेफरेंस में कह रहा हूं कि अभी हाल के दिनों में कुछ वो हुआ, अशोक गहलोत को थोड़ा प्रोवोक किया गया, अजय माकन साहब कुछ बोलने लगे, उधर से अशोक गहलोत ने फिर सचिन पायलट के लिए कुछ कहा, सचिन पायलट ने उनके लिए कुछ कहा, ये सब चलता रहा। कांग्रेस के लिए दिक्कत क्या हो रही थी कि कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा, जो उन सारी स्टेट में जबरदस्त उसको रिस्पांस मिल रहा है, उन स्टेट में जो बीजेपी रूल्ड स्टेट में है, उसको खतरा ये लग रहा था कि उसकी कश्ती गड़बड़ाने वाली थी राजस्थान में। राजस्थान में जो उसके 2 सबसे कद्दावर नेता थे वो आपस में लड़ रहे थे। अब इस डैमेज कंट्रोल को, मतलब मुझे ये भी एक चीज लगी, ये मैं पहली बार राहुल गांधी की तरफ से देख रहा हूं कि वो प्रोएक्टिव होकर उन्होंने के वेणुगोपाल को कहेगा कोई जो भी, लेकिन जो अपरेंटली लग रहा है कि वेणुगोपाल जी आए, उन्होंने दोनों नेताओं को बिठा के बात की,
बात करने के बाद दोनों लोग बाहर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे का हाथ पकड़ के जो उठाते हैं और कुछ वो खुश होते हैं, और सबने कहा। और राहुल गांधी से जब किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था, उन्होंने कहा था बोथ आर आर एसेट्स। ये फैक्ट है, दोनों लोग एसेट हैं। और शायद इस झगड़े को वहीं निपटाने के लिए उन्होंने भेजा। और ये राहुल गांधी को ये शायद आज से 15 साल पहले ही शुरू कर देना चाहिए था। नहीं किए, देर आया दुरुस्त आया। भारत जोड़ो यात्रा ने अगर उनको ये सेंस भी दिया है कि ये भी उनकी जिम्मेदारी है, या कांग्रेस का कोई भी नेतृत्व, खड़गे जी की जिम्मेदारी, ये उन लोग की जिम्मेदारी है। वहां तैयारी की मीटिंग हुई, क्योंकि राजस्थान में 4 दिसंबर को यात्रा ये पहुंचेगी, 12 दिन वहां रहेगी, 7-8 डिस्ट्रिक्ट के थ्रू होते हुए जाएगी। वहां जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे गोविंद सिंह जी, वो भी उपस्थित रहे, क्योंकि ये अहम है इनके लिए। अगर ये राजस्थान में इस यात्रा को, क्योंकि अकेली स्टेट है जहां पे बीजेपी की अपनी सरकार है, और वहां पे अगर आप इसको अभूतपूर्व नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं आपको 2000 अगले साल आपके यहाँ इलेक्शन है विधानसभा का, तो ये डायरेक्टली उसको प्रभावित करेगी। जब राजस्थान में रहेगी उसी समय इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं, उसी समय हिमाचल प्रदेश और गुजरात के इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट हार होती है कि जीत होती है, मतलब आपके पास अपनी स्टेट, अपना घर होगा जहां पे आप उस रिजल्ट को अपने हिसाब से देख सकते हैं, उस पर रिएक्ट कर सकते हैं। तो खैर ये अच्छी बात है। झगड़ा कहीं पे भी हो वो ठीक नहीं है आपस का, क्योंकि ताकत तो आप ही की कम होती है। लेकिन ये कितने दिन कायम रहेगा? भारत जोड़ो पदयात्रा निकल जाने के बाद फिर तलवारें खिंच जाएंगी कि तलवारें अब म्यान में चली गई हैं। अब वो 2023 इलेक्शन के बाद डिसाइड होगा कि कौन चीफ मिनिस्टर है, तब ये सब बातें आएंगी। ये तो देखने वाली बात होगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।